गाइस, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आज हम सीखने वाले एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तभी आप इस टॉपिक को कवर कर पाओगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप ये टॉपिक को नहीं सीख पाओगे। तो हम लोगों ने टेंसेस के 12 रूल तो याद कर चुके हैं कि कहाँ पर कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और कौन से वर्ब्स की फॉर्म लगती है। बस वो आपको याद है ना, तो आप पैसिव आराम से बना लोगे। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट, उसके रूल को याद करना होगा। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस डे टू डे कॉन्वर्सेशन के नहीं बोल पाओगे। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जिनमें सब्जेक्ट का आप जिक्र नहीं करते हैं, जैसे कि मुझे भेजा जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है, कौन भेज रहा है, इसके बारे में हम नहीं बताते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते वो सेंटेंसेस हमारे पैसिव के होते हैं। वहाँ पे हम सेंटेंसेस को ऑब्जेक्ट का यूज़ करके बनाया जाता है। तो वही सब हम आज किस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, वॉइस चेंज जो होते हैं, वॉइस यानी कि 2 टाइप के वॉइस होते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि जो आप टेंसेस में पढ़ते हो ना 12 रूल, वो सारे जो टेंसेस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। कैसे? इसके डिफिनेशन को देखिए। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी जो वाक्य में काम करता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ ना, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव का डेफिनेशन क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, मतलब जो कार्य हो रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी जिस पर सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर पड़ता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, कौन पढ़ा रहा है ये आपको पता है, आगे वाले को पता है, तो आपने ये नहीं बताया कि कौन पढ़ा रहा है, आपने सिर्फ इतना बोला कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। तो किस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? अंग्रेजी पे। क्या पढ़ाई जा रही है? अंग्रेजी। तो यहाँ पे अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में आते हैं। तो आज हम यही कवर करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में 3 तरह के सेंटेंसेस बोलते हो। पहला देखिए, सेंटेंसेस किस टाइप का, आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारे डेली लाइफ में। पहला, आप जैसे कि आप बोलते हो मैं मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा है ना, मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। अंग्रेजी बोलने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा। दूसरा टाइप का हमारा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी, सॉरी यहाँ अंग्रेज हो गया, मैं अंग्रेजी बुलवा रही हूँ। मैं अंग्रेजी बुलवा रही हूँ। दूसरा ये हो गया, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मैं अंग्रेजी बुलवा रही हूँ, यानी कि ना मैं बोल रही हूँ ना आप बोल रहे हैं, मैं किसी और से अंग्रेजी बुलवा रही हूँ, थर्ड पर्सन से अंग्रेजी बुलवा रही हूँ। तो ये हमारे पॉजिटिव वर्ब में आते हैं, जो मैंने डे 10 में आपको पॉजिटिव वर्ब कवर करवाया है। और थर्ड टाइप के ये सेंटेंसेस होते हैं, अंग्रेजी बोली जा रही है। अंग्रेजी बोली जा रही है। यहाँ पे अंग्रेजी कौन बोल रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन क्या बोला जा रहा है? अंग्रेजी, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस, ये आपका टेंसेस से बन जाएगा। दूसरा, मैं अंग्रेजी बुलवा रही हूँ, यानी कि मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और से बुलवा रही हूँ, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गया। सेकंड, अंग्रेजी बोली जा रही है, इसमें कौन कार्य कर रहा है इसके बारे में अता पता नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहे, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? क्या काम हो रहा है? अंग्रेजी बुलवाने का। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? अंग्रेजी पे काम हो रहा है, तो अंग्रेजी को ही हीरो बना दिया जाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसी को हीरो बना दिया जाता है। तो अंग्रेजी बोली जा रही है, ये आपके पैसिव वाले सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आज जो हम जो भी सेंटेंसेस करेंगे ना, वो सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे, वो सेंटेंसेस हम करने वाले हैं। इससे आपको पैसिव सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाओगे और डेली यूज सेंटेंसेस की भी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं कि इसका रूल कैसे होता है, इसे कैसे हम बनाते हैं पैसिव वाले सेंटेंसेस को।
तो देखिए मैंने जैसा कि बताया कि एक्टिव और पेसिव दो हमारे वॉइस हमारे दो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि टेंसेस और पेसिव वॉइस जो हम सीखने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर खाना खाने का काम कौन कर रहा? राम। तो राम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सेंटेंसेस हम बोल दिए राम एट द फूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा एट हो गया, और ये द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके तो ये तो रूल आपको समझ में आता है क्योंकि ये टेंस में आपने सीखा है। जब इसका पेसिव आप बनाने जाओगे ना, तब आपको सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट जो आपने लास्ट में यूज किया है उसे आपको फर्स्ट में यूज करना होगा। उसके बाद भले आपके एक्टिव वाले सेंटेंसेस विदाउट हेल्पिंग वर्ब के काम चल जाते हैं, जैसे कि ये सेंटेंसेस में क्या आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है? नहीं किया है, फिर भी आपके सेंटेंस राइट है। लेकिन जो पेसिव वॉइस होते हैं, ये चाहे आप सिंपल पास्ट की बात करो या सिंपल प्रेजेंट की बात करो, बिना हेल्पिंग वर्ब के ये पेसिव नहीं बनते हैं। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, इसीलिए आपको थोड़े बहुत रूल याद करने होंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके तो हेल्पिंग वर्ब लगाने होंगे। देन इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए इसमें जो आप वर्ब लगाते हो ये आपके टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं ना। जैसे कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, परफेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। यानी कि हमारा जो वर्ब होता है वो चेंज होते रहता है। लेकिन जब बात करोगे पेसिव की, तो ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें वर्ब्स की फॉर्म सिर्फ थर्ड फॉर्म ही याद रखनी है। ओके और किसी का कोई लफड़ा नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय करके सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप बाय करके सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में है तो आप इसे यूज करो ना करो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, आपको एक अच्छे इंग्लिश की तरह साउंड करना है, एक अच्छे नेटिव इंग्लिश की तरह साउंड करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, आपका सेंटेंसेस लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि खाना राम के द्वारा खाया जा रहा है, यहाँ पर राम ने खाना खाया, राम काम कर रहा था, यहाँ पर खाना राम के द्वारा खाया जा रहा था। एक्चुअली ये सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, द फूड वॉज ईटन बाय राम। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट द फूड किस पे काम हो रहा? खाना खाने, मतलब खाना पे काम हो रहा है, द फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन हम जब पेसिव बनाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ी, तो वॉज लगा दिए। और यहाँ ऑल टाइम आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय करके सब्जेक्ट। ये तो ऑप्शनल में है, तो आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर हम सही तरीके से इंग्लिश बोले तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस बनेगा ये वाला सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए खाना खाया गया, खाना खाया गया। तो ये सेंटेंस है सिंपल आपका बन जाएगा द फूड, खाना, खाना के लिए द फूड, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज और खाना यानी कि ईटन, यानी कि लास्ट हमारा सेंटेंस यहीं पर एंड हो गया, द फूड वॉज ईटन। अब कौन खाया कौन नहीं खाया इसका जिक्र हम नहीं करेंगे, वरना एक्टिव और पेसिव में अंतर क्या रह जाएगा? यहाँ भी सब है, तो हो गई ना, एक टेंस हट गया, 12 टेंस में से एक टेंस हट गया, उसका पेसिव नहीं बनता है। तो प्रेजेंट में 3 का पेसिव बनता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो एक्टिव वाले स्ट्रक्चर आपको आते होंगे तो आप कमेंट में लिख कर बताइए, आपको एक्टिव वाले स्ट्रक्चर आते हैं तो आप कमेंट में लिख के बताइए। इंडेफिनिट का एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ES, उसके बाद यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव में डू डज लगते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यही स्ट्रक्चर होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो सब्जेक्ट होगा, उसमें लगाते हैं इज MR, और इसमें कंटिन्यू चलता है कोई काम तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारे होगा कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। और परफेक्ट की देखने जाए तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें लगाने हैं हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ
एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वाली स्ट्रक्चर हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने टेंस में सीखा है। बात है आज हम डिटेल सीखने वाले हैं पेसिव। तो अब ये जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का एक्टिव का पेसिव बनाने जाएंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ना कि इसका क्या रूल है, ऑब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हीरो है, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट आ गए। उसके बाद आप इसमें तो देखिए एक्टिव में इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, पेसिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं रहता है। तो प्रेजेंट की बात करें इसीलिए इसमें इज एम आर लगा दिए, यानी कि जब पेसिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं रहा तो हम लोगों ने प्रेजेंट का है इसीलिए उस पर इज एम आर लगा दिया। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर था कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब बाद में तो हमें उसका जिक्र बाय करके सब्जेक्ट का तो जिक्र नहीं करना है ना, नहीं करना है, बस इतना हमारा हो गया। और बाद में अदर वर्ड्स अगर बच जाते हैं, कोई भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं, एक्सप्रेशन वर्ड्स टुमारो, टुडे वगैरह बच जाते हैं, वो लास्ट में आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। जब एक्टिव का इंडेफिनिट का पेसिव बनाओगे तो आपको इज एम आर उसमें यूज करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी कोई बुक आप रीडिंग करो, न्यूज़पेपर आप रीडिंग करो, वहां पे आप इज एम आर के जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेसिव वाला सेंटेंस है। ओके, अब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का में इज एम आर तो पहले से ही था, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाए, देखिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका इसमें इज एम आर है तो हम इज एम आर यूज करेंगे, इज एम आर है तो इज एम आर यूज करेंगे। और जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पेसिव कहता है कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेगा, तो फोर्थ फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कैसे बदले। तो गाइस आपको पता होगा हमारा बी एक वर्ब होता है ना, बी हमारा वर्ब होता है, इसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, और इसका थर्ड फॉर्म हमारा बीन होता है, एंड इसका फोर्थ फॉर्म हमारा बीइंग होता है। अब देखिए हमें जरूरत क्या चीज की है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जरूरत है ना, तो बी का फोर्थ फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे बीइंग। आज जब बीइंग लगा देंगे यानी कि फोर्थ फॉर्म का काम हो गया, फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने लगा दिया वर्ब की बीइंग, उसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ आया कैसे किए हम लोग, बस यही आपको समझना है कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पहले आपको लगाना होगा बी का फोर्थ फॉर्म यानी कि बीइंग, उसके बाद लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात खत्म हो गया स्ट्रक्चर। वैसे ही परफेक्ट की बात करेंगे तो लगाना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ये हमारा पेसिव का रूल है कि स्टार्टिंग हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। एक्टिव वाले सेंटेंसेस के लिए हीरो उसके सब्जेक्ट होते हैं और पेसिव वाले सेंटेंसेस के लिए उसके हीरो ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हैज हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वही वाला यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पेसिव वे बोलता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या दो जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब दो जगह क्या पेसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं, वही रूल अप्लाई करेंगे। बी का थर्ड फॉर्म क्या है, ये हुआ सेकेंड और ये हुआ थर्ड यानी कि बिन, यहाँ यूज करेंगे हम बिन का, उसके बाद पेसिव वाला थर्ड फॉर्म उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पेसिव। तो आई होप आपको एक्टिव टू पेसिव वाले स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना, अब आप कोई सा भी सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन ये तो सिर्फ अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर थे, इसके नेगेटिव बनाने टाइम किस तरह आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं आपको सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ताकि आप डेली कॉन्वर्सेशन में कोई सा भी सेंटेंसेस पेसिव के यूज करो तो आप आसानी से उसे बना सको। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम सभी को क्लियर करते हैं। पहले इंडेफिनिट को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसे हम पहले कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सेंटेंस है एक पत्र लिखा जाता है। तो मैंने क्या बताया, पहले आप ये बताइए टेंस का पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे की जाती है टेंस में।
अगर हम अपनी डेली रूटीन, अपनी शेड्यूल को बताते हैं जिसके लास्ट में ता है, ती हूँ आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। यानी कि जिसके एंडिंग ता है, ती है, ते हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वाला सेंटेंस ये होता है, लेकिन जब इसका पेसिव आप बनाने जाओगे तो ये रूल अप्लाई करेंगे। अब ये रूल का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो पेसिव वाले रूल की ज़रूरत है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको रूल माइंड में फिट हो जाएंगे, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए आपका सेंटेंस है एक पत्र लिखा जाता है, लेकिन पत्र कौन लिखता है ये आपने नहीं बताया, सिर्फ बोला कि पत्र लिखा जाता है, किसी के द्वारा तो लिखा जाता होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे जा रहा है, एक पत्र पे जा रहा है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका हीरो है। तो हम एक पत्र यानी कि अ लेटर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल बोलता है कि एक्टिव अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे, लेकिन जब इसके पेसिव आप बनाओगे तो उसमें इज एम लगेंगे। तो अ लेटर के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। ओके, इज लगा दिए। उसके बाद इज लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। थर्ड फॉर्म होता है लिखना, यानी कि राइट। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन। कितना सिंपली सेंटेंस बन गया। अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है। जब हम एक्टिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस कितना लंबा चौड़ा बन जाता है, लेकिन इसमें एक खासियत है कि इसमें आपको सब्जेक्ट को नहीं दिखाना है, तो आपका सेंटेंस छोटा सा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, खाना नहीं खाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैंने बोला ना कि हर टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलने वाले हैं। खाना नहीं खाया जाता है, ओके, किसी के द्वारा नहीं खाया जाता, ये तो हमारा पेसिव है। तो खाना पे फोकस किया जा रहा है तो हम बोलेंगे द फूड। द फूड। अब देखिए आपको बस याद रखने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, पेसिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें ईएसएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब था। और नेगेटिव भी यही कहता है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगाएगा। जैसे हम इसके, रुकिए मैं और भी अच्छे से क्लियर करती हूँ। जैसे आप एक्टिव वाले के नेगेटिव बनाते थे तो इसमें भी क्या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद नॉट लगाते थे या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे? नहीं, आप क्या इसमें डूडस का यूज कर देते थे, उसके बाद नॉट लगाते थे। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमें डूडस लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ तो पहले ही हमारा इजेमार दिया हुआ है, मजबूरी तो नहीं है। तो इजेमार है तो हम इजेमार ही लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा डूडस नहीं लगाएंगे। तो द फूड के साथ लगा दिए इज, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, नहीं खाया जाता है, आप ईटन का यूज कर सकते हो, टेकन का यूज कर सकते हो, या हैड का यूज कर सकते हो, क्योंकि खाने के सेंस में आपके पास तीन वर्ड है, ईटन, टेकन। टेकन मतलब लेना हो गया, ठीक है, और हैड का मतलब खाना हो गया। हैव का सेंस आता है ना, तो आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। द फूड इज नॉट ईटन, द फूड इज नॉट टेकन, द फूड इज नॉट हैड। हैड थोड़ा देखने में अजीब लगता है, लेकिन ये है रूल सही। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या गाना गाया जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या गाना गाया जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाओगे। देखिए आपके इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज को ही आपको स्टार्टिंग में लगाना है। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो इज है तो हम इज से ही अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग। एक गाना की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए अ सॉन्ग, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी संग। इज अ सॉन्ग संग, क्या गाना गाया जाता है, इज अ सॉन्ग संग। ओके, नेक्स्ट है, क्या एक पत्र लिखा जाता है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इसे पहले आप फ्रेम कीजिए, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं बना के दिखा चुकी हूँ किस तरह बनता है, तो सेकंड वाला आप खुद ट्राई कीजिए। क्या एक पत्र लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत कुछ आपको बोलना सिखाएगी। टेंसेस आपने सीख लिया तो ये भी आराम से आप सीख जाओगे। इज अ लेटर रिटन होगा, इज अ लेटर रिटन। हम बोलेंगे इज अ लेटर, एक पत्र यानी कि अ लेटर, और अ लेटर के अकॉर्डिंग ही इज का यूज हुआ है। ओके, तो इज अ लेटर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन।
अगर नॉट रहता यानी कि नेगेटिव रहता तो ऑल लेटर के बाद नॉट लगाते, देन उसके बाद रिटर्न का यूज करते। ओके, नेक्स्ट है आम खाया जाता है। आम कौन खाता है ये हमने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया आम खाया जाता है। बताइए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने कवर किया, तो उसी तरह से ये बनाएंगे। कैसे बनेंगे, चलिए बनाइए। तो आम खाया जाता है, आम पे फोकस किया जा रहा है, यानी कि द मैंगो इज ईटन, द मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है, द मैंगो इज ईटन। नेक्स्ट है एक सुंदर मेज बनाया जाता है। एक सुंदर मेज बनाया जाता है, कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। कारपेंटर का जिक्र हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला कि एक सुंदर मेज बनाया जाता है। तो ये पैसिव वाले सेंटेंसेस है, हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे अ ब्यूटीफुल टेबल इज मेड। तो हमारा सेंटेंस हो गया अ ब्यूटीफुल टेबल इज मेड, एक सुंदर मेज बनाया जाता है। नेक्स्ट, सुबह को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। हमारी क्लास तो शाम को आती है, तो हमने बोला सुबह को। आपको कोई अगर बोलता है कि क्या प्री इंग्लिश क्लासेस की वीडियो सुबह को आती है, सुबह को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है उस पर, तो आपने बोला अंग्रेजी सुबह नहीं पढ़ाई जाती है। आपने मेरा जिक्र नहीं किया कि आप कहाँ से पढ़ते हो कहाँ नहीं पढ़ते हो, आप उसका जिक्र नहीं किए, आप सिंपल इतना बोले कि सुबह को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है, शाम को पढ़ाया जाता है। तो सुबह को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता, आप इतना बोल रहे हो, तो आप इसमें सब्जेक्ट का तो जिक्र नहीं कर रहे हो। तो ये सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। इंग्लिश पे काम किया जा रहा है, राइट, अंग्रेजी पे, तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज नॉट टॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, टॉट इन द मॉर्निंग। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया इंग्लिश इज नॉट टॉट इन द मॉर्निंग, सुबह को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी तरह के सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं वो सभी आपको क्लियर करवा दिया। इसी के साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कर लिया, यानी कि एक हमारा टेंस हो गया क्लियर। अब हम बढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस की तरफ। ओके, चलिए कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या था, बिल्कुल सिंपल, इजेमार लगते हैं, इजेमार लगाएंगे, बस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह बीइंग लगाएंगे, क्योंकि बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। ओके, इस तरह से आप याद रखिएगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू चलता है तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करते हैं, जिसमें इजेमार आता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस है चोर को पीटा जा रहा है। अब आप रास्ते से आ रहे थे, आपने देखा कि एक चोर चोरी किया था, अब पुलिस उसको पीट रहा है। अब जल्दी से आप घर आए और अपनी फैमिली को बता रहे हैं चोर को पीटा जा रहा है। आपने ये नहीं बताया कि चोर को कौन पीट रहा है, पब्लिक पीट रही है या फिर पुलिस पीट रहा है, ये आपने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया चोर को पीटा जा रहा है। ओके, तो ये तो आपके पैसिव वाले सेंटेंसेस हो गए। तो इस सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो द thief is being beaten, the thief is being beaten, चोर को पीटा जा रहा है। तो यहाँ ये आपके द थीप आपके ऑब्जेक्ट हो गए, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि इसमें लगता है, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म की जगह आपने यूज किया बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग। उसके बाद पैसिव के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। कितने इजीली सेंटेंस है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे। रूल को भी याद करने का कुछ हार्ड चीज नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। ओके, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो जो दुकान है ना बहुत फ्रॉड है, लोगों को उसमें गुमराह किया जा रहा है। ओके, तो ये सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पीपल आर बीइंग मिसलीड। पीपल आर बीइंग मिसलेड, मतलब पीपल यानी कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरा काम नहीं किया जा रहा है, मतलब मैंने उसे काम दिया था, उसने अभी तक अपना ही काम करा, मेरा काम नहीं किया जा रहा है। तो ये सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेरा काम यानी कि माई वर्क। हम बोलेंगे माई वर्क इज नॉट बीइंग
डन। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस से हम लोगों ने कैसे फ्रेम किए। पहले माई वर्क यानी कि मेरा काम, ओके। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और हमारा हमेशा स्ट्रक्चर यही कहता है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दिया हमने। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं किया जा रहा है। पहले आप इसे फ्रेम कीजिए, मैंने अभी नेगेटिव आपको बताया ना कि कैसे नेगेटिव बनेंगे, आप पहले फ्रेम कीजिए। कुछ नहीं किया जा रहा है, इससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए तो। कुछ नहीं यानी कि नथिंग। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंसेस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, ओके। पहला जो हम नॉट का यूज करके बना सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ नहीं किया जा रहा है यानी कि anything is not being done। anything is not being done, पहला तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा anything is not being done। लेकिन इससे अच्छा तरीका भी आपके पास है। ये तरीका तो आपको पता चल गया कैसे बनेगा। कुछ के लिए anything is not being done, ओके। सेकेंड तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड तरीका, कुछ नहीं के लिए नथिंग का भी तो यूज किया जाता है, तो नथिंग का यूज आप करोगे एज अ सब ऑब्जेक्ट के रूप में, ओके। नथिंग इज बीइंग डन, नथिंग इज बीइंग डन, कुछ नहीं किया जा रहा है, नथिंग इज बीइंग डन। तो अब आप बोलोगे मैम इसमें नॉट कहाँ है, यहाँ तो नहीं की बात की जा रही है लेकिन नॉट कहाँ है। तो गाइस कुछ नहीं को ही मिलाकर नथिंग बना है, यानी कि जब आप किसी सेंटेंस से नथिंग का यूज कर देते हो तो वो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, इसमें नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एनीथिंग का यूज कर रहे हो तो आप उसमें यूज कर देना नॉट का, क्योंकि एनीथिंग का मतलब नेगेटिव नहीं हुआ। आप एनीथिंग का यूज करो मतलब वो आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन अगर नथिंग का यूज करो मतलब ऑटोमेटिक आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉट का यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, क्या सभी दुकानें बंद की जा रही है। क्या सभी दुकानें बंद की जा रही है, इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे बताइए तो। क्या के लिए सबसे पहले आपको जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो स्टार्टिंग में यूज कर देना होगा। सभी दुकानें यानी कि ऑल द शॉप्स, तो ये आपका बहुत सारे शॉप्स की बात करने लगे तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। हम बोलेंगे आर ऑल द शॉप्स being closed, तो हमारा सेंटेंस हो गया आर ऑल द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड, क्या सभी दुकानें बंद की जा रही है, ओके। नेक्स्ट है, क्या आज मैच नहीं खेला जा रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। क्या आज मैच नहीं खेला जा रहा है, तो क्या इसमें भी आपने स्टार्टिंग में यूज कर दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज होगा। और मैच आपका सिंगुलर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको इज का यूज किया जाएगा। तो हम बोलेंगे इज मैच नॉट बीइंग प्लेड। उसके बाद मैंने बोला था ना जो भी आपके एक्सप्रेशन वर्ड्स बच जाते हैं वो आप लास्ट में यूज कर सकते हो, यानी कि टुडे का यूज लास्ट में हम कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया इज मैच नॉट बीइंग प्लेड टुडे, मतलब क्या आज मैच नहीं खेला जा रहा है। नेक्स्ट है, उनकी मदद की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। उनके यानी कि बहुत लोग हैं ना, तो वहां पर दे का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे दे आर being helped, उनकी मदद की जा रही है, they are being helped। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कितने इजीली समझ में आ गए ना, कुछ भी नहीं है, बस आपको टेंसेस आने चाहिए और टेंसेस का रूल हमेशा आपको याद होने चाहिए। टेंसेस का अगर आपको रूल याद है तो आप उसका पैसिव वाले रूल आसानी से याद कर पाओगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ओके। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब कोई काम गया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा वाला काम, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे
कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन गिरफ्तार किया है इसका अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला, लेकिन काम किस पे हो रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कुछ लोग आपका ऑब्जेक्ट हो गए, तो हम बोलेंगे कुछ लोग, यानी कि सम पीपल। सम पीपल यानी कि बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। और जैसा कि आपको परफेक्ट का रूल आपको याद होगा कि यहाँ हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और पेसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो दो जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बीन का यूज कर देंगे। उसके बाद पेसिव के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। सो हमारा सेंटेंस हो गया सम पीपल हैव बीन अरेस्टेड, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट है दुकानें बंद कर दी गई है। दुकानें बंद कर दी गई है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दुकानें यानी कि द शॉप्स, हम बोलेंगे द शॉप्स हैव बीन, द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड, बंद करना यानी कि क्लोज्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द शॉप्स हैव बीन क्लोज्ड, मतलब दुकानें बंद कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसे सिलेक्ट नहीं किया गया है। उसे सिलेक्ट नहीं किया गया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? उसे सिलेक्ट नहीं किया गया है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसे यानी कि ही, हम बोलेंगे ही हैज नॉट, नॉट का यूज कर देंगे, देन हम इसमें बिन का यूज करेंगे। सिलेक्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका ईडी लगा देंगे, सिलेक्टेड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, उसे सिलेक्ट नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मुझे कुछ नहीं दिया गया है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाँ, इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो हम बोल सकते हैं आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन given anything, anything। तो ये हमारा सेंटेंस एक तरीका का हो गया, आई हैव नॉट बीन गिवन एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं दिया गया है। या फिर आई हैव नथिंग गिवन, आई हैव नथिंग बीन गिवन, मतलब मुझे कुछ नहीं दिया गया है। या फिर आई हैव बीन गिवन नथिंग। ओके, इस तरह से भी आपको सेंटेंसेस बन सकता है। नेक्स्ट है क्या तुम्हें ठगा गया है, यानी कि चीट किया गया है। क्या हम बोलेंगे? क्या तुम्हें ठगा गया है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या हमारे स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि हैज हैव का स्टार्टिंग में यूज करेंगे, तुम्हें के अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा हैव। तो बोलेंगे हैव यू बीन, ठगना यानी कि चीट, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया हैव यू बीन चीटेड, क्या तुम्हें ठगा गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या कुछ लोग मारे गए हैं। क्या कुछ लोग मारे गए हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कुछ लोग यानी कि सम पीपल, सम पीपल यानी कि उसमें लगाएंगे हैव, तो हैव का स्टार्टिंग में यूज करना होगा। हैव सम पीपल, हैव सम पीपल बीन किल्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया क्या कुछ लोग मारे गए हैं, मतलब वहां पर जो हमला हुआ था उसमें क्या कुछ लोग मारे गए हैं। अब कौन मारा है आपको क्या पता, आपको नहीं पता है, आपने सिर्फ इतना बताया कि क्या कुछ लोग मारे गए हैं, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हो हैव सम पीपल बीन किल्ड। ओके, नेक्स्ट है कुछ किया गया है, जरूर कुछ किया गया है, मतलब सिर्फ इतना बोल रहे कुछ किया गया है। कुछ यानी कि समथिंग, बोलेंगे समथिंग, something has been done, something has been done, कुछ किया गया है, something has been done। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट थे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट कैसे बनाए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाई जाती है। प्रेजेंट में बस तीन का पेसिव बनता है, तो अब पेसिव हमारा क्लियर हो गया, प्रेजेंट के पेसिव क्लियर हो गए। अब हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट में जाने से पहले उसके रूल को देख लेते हैं, उसका रूल क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे टेंसेस, कौन से टेंस की बात करेंगे, यहाँ होगा एक्टिव का सेंटेंस और यहाँ होगा पेसिव का सेंटेंस। जिन स्टूडेंट को पता है इसका स्ट्रक्चर वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
सबसे पहले पास्ट के इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी बोलते हैं, तो पहले हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट। इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, इसमें भी तीन ही का बनता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, बस। अब इंडेफिनिट का अगर इंडेफिनिट का एक्टिव वाला स्ट्रक्चर आप देखने जाओ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है, बस सिंपल इतना ही रहता है। कितना आसान लगता है ना बनाना। और इसका कॉन्टिन्यूअस देखने जाओ तो कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट वॉज या वर्ड लगता है, पास्ट की बात करते हैं ना इसलिए वॉज वर्ड लगता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, ये भी इजी है। परफेक्ट का अगर बनाने जाओ एक्टिव सेंटेंसेस तो सब्जेक्ट रहते हैं, देन इसमें आपको सिर्फ हैड का यूज करना होता है ऑल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि इसमें कोई चॉइस नहीं करनी है कि सिंगुलर के साथ अलग लगेगा और प्लूरल के साथ अलग होगा, सिर्फ हैड यूज होगा। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये आपके एक्टिव वाले रूल हो गए। लेकिन जब इसी का हम पेसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन पेसिव का हीरो तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। ओके, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि पेसिव विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं रहते हैं, लेकिन एक्टिव के इंडेफिनिट पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज करें। तो गाइस, जब आप बात करोगे प्रेजेंट की तो वहां पर प्रेजेंट के लिए इज एम आर आप यूज कर देना, लेकिन जब आप बात करोगे पास्ट की तो आपको पता है कि पास्ट में क्या लगते हैं, वॉज वर्ड लगते हैं, वॉज वर्ड लगाएंगे। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बस सिंपल सा हमारा रूल है। नेक्स्ट अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, जैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखे ना, बिल्कुल उसी तरह से है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसमें वॉज वर्ब पहले से ही है तो वॉज वर्ब का यूज हम कर ही देंगे, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन पेसिव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो इसमें हम बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज करेंगे। मैंने बोला ना, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किए सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग का यूज किए, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। ओके, अब परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर तो माइंड में फिट है, पेसिव का भी फिट कर लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें पहले से हेड है तो यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाने हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव बोल रहा कि मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म दूंगा और पेसिव भी बोल रहा कि मैं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दूंगा, तो दो तो थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें भी बी का थर्ड फॉर्म बिन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये हमारा रूल है पास्ट का रूल। तो आई होप आपको पास्ट का रूल भी समझ में आ गया। चलिए अब इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे कैसे बनेंगे इसके सेंटेंसेस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, इसे कैसे समझा जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जब आपके सेंटेंसेस में ता है, ती है, तेहूं करके आता है आपका सेंटेंसेस, तो वो आपका सेंटेंसेस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, मतलब गाया, ता, जब आपके सेंटेंसेस में आ, ए, ई वाले साउंड आते हैं ना, वो आपके पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे कि मैं गया, मैं खाया, मैं सोया, मैं बैठा, मैं उठा, ऐसा वाला सेंटेंसेस किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे मुझे धोखा दिया गया, कौन धोखा दिया इसके बारे में आपने नहीं बताया, लेकिन मुझे धोखा दिया गया, आपके साथ वो धोखा हो चुका है, तभी आप आके मुझे बता रहे हो ना कि भाई कल मेरे साथ धोखा हो गया, आप बता रहे हो ना, तो मुझे धोखा दिया गया। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई वॉज चीटेड। कितना इजीली बन गया ना, कितनी इजीली। तो जब भी वॉज वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो तो आप समझ जाओ कि ये आपका पास्ट सिंपल का पेसिव वाले सेंटेंस है। ओके, मुझे के लिए आई लगा दिए, और यहाँ पर आई के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होते हैं। एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, लेकिन जब उसे पेसिव में कन्वर्ट करते तो उसमें वॉज वर्ड लगा देते हैं। वॉज वर्ड लगा दिया, आई के साथ वॉज लगता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड। ओके, उन लोगों को आदेश दिया गया, बताइए इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उन लोगों को आदेश दिया गया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उन लोगों यानी कि दे, बोलेंगे दे वर ऑर्डर्ड, दे वर ऑर्डर्ड, उन लोगों को ऑर्डर दिया गया, दे
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसकी मदद नहीं की गई। नेगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। उसकी मदद नहीं की गई, उसकी यानी कि मान लीजिए किसी गर्ल की बात कर रहे तो सी लगा दिए, सी के साथ हमें लगाने होते हैं वॉज तो वॉज लगा दिए। और हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस यही कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज़ करो तो नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म मदद करना यानी कि हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। तो उन लोगों की मदद नहीं की गई, उसकी मदद नहीं की गई, सी वॉज नॉट हेल्प्ड। ओके, नेक्स्ट है काम पूरा नहीं किया गया। मतलब जो मैंने उसे काम दिया था ना, वो काम पूरा नहीं किया गया। अब कौन उस काम को किया, कौन नहीं करेगा, कौन करेगा, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया काम पूरा नहीं किया गया। तो इस सेंटेंसेस में आपका मेन क्या है, काम है, तो हम बोलेंगे द वर्क। काम है इसीलिए हम बोले द वर्क वॉज नॉट, द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड, काम पूरा नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्या उसे दोबारा बुलाया गया। क्या उसे दोबारा बुलाया गया, तो यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो वॉज वर्क का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। उसके लिए उसे यानी कि बॉय की बात करें, गर्ल की बात करें, प्लूरल की बात करें, वो आपको पहचानना होगा। तो मान लीजिए बॉय की बात की, बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देंगे वॉज। ओके, बोलेंगे वॉज ही कॉल्ड, वॉज ही कॉल्ड अगेन। क्या उसे दोबारा बुलाया गया, वॉज ही कॉल्ड अगेन। ओके, नेक्स्ट है क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो अंग्रेजी आपका सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वॉज इंग्लिश नॉट टॉट। हमारा सेंटेंस हो गया वॉज इंग्लिश नॉट टॉट, क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। नेक्स्ट है मुझसे झूठ बोला गया। कौन बोला कौन नहीं बोला इसका बात हम नहीं बताए, हम सिर्फ इतना बोले कि मुझसे झूठ बोला गया, कोई तो बोला होगा, तो हम बोलेंगे आई वॉज लाइड, आई वॉज लाइड, मुझसे झूठ बोला गया, आई वॉज लाइड। ओके, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट थे। अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, सेम आइडेंटिफिकेशन है, रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब कोई काम कंटिन्यू तो चलेगा लेकिन पास्ट में चलेगा, तो वो आपके सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस को होंगे। जैसे काम किया जा रहा था, काम कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना बोले काम किया जा रहा था, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे काम यानी कि वर्क, बोलेंगे द वर्क। और जैसा कॉन्टिन्यूअस बोलता है कि पहले से एक्टिव वाले सेंटेंसेस में भी कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, तो पेसिव भी बनाएंगे तो वॉज वर्ब रहेगा, तो वॉज का यूज़ कर दिए, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। तो मैंने क्या बताया था, बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज़ होता है, उसके बाद यहाँ पर यूज़ कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन। सो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क वॉज बीइंग डन, काम किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है चोर पीटा जा रहा था, सबने उसे पकड़ लिया, चोर पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था कौन नहीं पीट रहा था ये हमने नहीं बताया। ओके, आगे वाला शायद अंडरस्टूड होगा, तो कोई ना कोई तो पीटा होगा, उसका बात हम नहीं बताएं। ओके, तो चोर पीटा जा रहा था, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द thief was being beaten, the thief was being beaten, चोर पीटा जा रहा था, the thief was being beaten। नेक्स्ट है काम किया जा रहा था, काम कौन कर रहा था कौन नहीं कर रहा था इसके बारे में नहीं बताए, बस इतना बोले काम किया जा रहा था। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस कैसे बनेगा, काम यानी कि द वर्क, बोलेंगे द वर्क was being done, the work was being done। अच्छा, यहाँ दो सेंटेंसेस सेम हो गया, ये दो 1 और 3 हमारा सेम सेंटेंसेस है, चलिए हम लोगों ने बना लिया।
नेक्स्ट है उसे बुलाया नहीं जा रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस, उसे बुलाया नहीं जा रहा था, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? उसे यानी कि ही। किसी बॉय की बात करें इसलिए ही, गर्ल की बात करेंगे तो सी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ओके, जिसकी बात करोगे आप उसका जिक्र करोगे। ही वॉज, और नेगेटिव है तो वॉज के बाद आपको नॉट का यूज करना होगा। ही वॉज नॉट बीइंग, बुलाना यानी कि कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ही वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड या फिर सी वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया नहीं जा रहा था। ओके, नेक्स्ट है कुछ नहीं किया जा रहा था। इसे कैसे बनाएंगे बताइए? कुछ नहीं किया जा रहा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया जा रहा था। कुछ नहीं यानी कि नथिंग। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक एनीथिंग करके बना सकते हैं, एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग डन। ओके, या फिर आप नथिंग का भी यूज करके बना सकते हो, नथिंग वॉज बीइंग डन। सो इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो हो सकता है एनीथिंग वॉज नॉट बीइंग डन या फिर नथिंग वॉज बीइंग डन। नथिंग में नॉट भी आपका इंक्लूड हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्या घर को सजाया जा रहा था। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या घर को सजाया जा रहा था, तो घर, घर मतलब एक घर की बात करें, सिंगुलर हो गया तो वॉज यूज करेंगे। हम बोलेंगे वॉज द हाउस, वॉज द हाउस बीइंग डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। हमारा सेंटेंस हो गया वॉज द हाउस बीन डेकोरेटेड, क्या घर को सजाया जा रहा था। क्या तुम्हें धमकाया जा रहा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम्हें धमकाया जा रहा था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या तुम्हें, तुम्हें के अकॉर्डिंग वर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वर यू बीइंग, वर यू बीइंग थ्रेटेंड, वर यू बीइंग थ्रेटेंड, क्या तुम्हें धमकाया जा रहा था। धमकाना यानी कि थ्रेटेंड। वर यू बीइंग थ्रेटेंड, क्या तुम्हें धमकाया जा रहा था। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट भी समझ में आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी समझ में आ गया। ये दो हमारे क्लियर हो गए। अब बचते परफेक्ट। अगर आप प्रेजेंट सीख जाते हो, अब आपका ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। आप ये अगर सीख जाते हो तो आप आराम से बाकी सब आराम से, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए या फ्यूचर परफेक्ट हो गए, सब आराम से कर लोगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप कुछ सीख भी जाओगे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, ली थी, दी थी, ये आपके हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाएंगे। जैसे चोर पकड़ा जा चुका था, चोर को कौन पकड़ा कौन नहीं पकड़ा ये आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने देखा कि मैं जा रहा था तब सब चोर के पीछे भाग रहा था, अभी चोर को सबने पकड़ लिया है, अब कौन पकड़ा है ये आपको नहीं पता है, तो अब घर में आके सिर्फ इतना बोले कि चोर पकड़ा जा चुका है, कौन पकड़ा है मुझे नहीं पता है। ओके, तो ये चोर पकड़ा जा चुका है, इस सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो द thief had been arrested। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गए होंगे, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सॉरी अरेस्टेड मैंने लिख दिया, कॉट हो जाएगा, पकड़ना यानी कि कॉट। हमारा सेंटेंस हो गया द थीप हैड बिन कॉट, चोर पकड़ा जा चुका था। हैड के साथ आपको बिन क्यों लगाए? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है ना, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी का थर्ड फॉर्म बिन लगा दिए, और ये पेसिव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है काम पूरा किया जा चुका था। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? काम पूरा किया जा चुका था, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द वर्क, the work had been completed। सो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका था। नेक्स्ट है काम पूरा नहीं किया जा चुका था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? नेगेटिव सेंटेंसेस है, काम पूरा नहीं किया जा चुका था, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे बताइए? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर फोकस किस पे किया जा रहा है? काम पे किया जा रहा है, तो बोलेंगे द वर्क, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे हैड, और नेगेटिव बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज करो, तो हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बिन यूज करेंगे, और पूरा यानी कि कंप्लीट का थर्ड फॉर्म
completed। तो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका था। ओके, नेक्स्ट है उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी। नेगेटिव सेंटेंसेस है, उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसकी मदद, यानी कि he had not, he had not been, he had not been helped, he had not been helped, उसकी मदद नहीं की जा चुकी थी, he had not been helped। नेक्स्ट है मैच नहीं खेला जा चुका था। मैच कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसका बात आप नहीं बताए, अगर आप बता देते तो ये टेंस में चला जाता, लेकिन हम सिंपल बोले मैच नहीं खेला जा चुका था। तो पैसिव वाले सेंटेंसेस है, हम बोलेंगे द मैच हैड नॉट बीन प्लेड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द मैच हैड नॉट बीन प्लेड, मैच नहीं खेला जा चुका था। नेक्स्ट है क्या पैसे भेजे जा चुके थे। कौन पैसा भेजा उसका बात नहीं बताए, सिर्फ इतना पूछे क्या पैसे भेजे जा चुके थे। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना, तो आप सिंपली हैड का यूज स्टार्टिंग में कर दोगे, बोलोगे हैड द मनी बीन सेंट, हैड द मनी बीन सेंट, क्या पैसे भेजे जा चुके थे। नेक्स्ट है क्या मैच खेला जा चुका था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्या मैच खेला जा चुका था, इसे क्या है तो हैड का स्टार्टिंग में करेंगे, हम बोलेंगे हैड द मैच बीन प्लेड, हैड द मैच बीन प्लेड, क्या मैच खेला जा चुका था, हैड द मैच बीन प्लेड। तो ये हमारे हैं पास्ट परफेक्ट। गाइज इसको आपको स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, प्री इंग्लिश क्लासेस नाम है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। जो भी हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है ना प्री इंग्लिश क्लासेस, वही नाम हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डे की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों टेंस कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट और पास्ट हो गए क्लियर। अब चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का और एक बहुत ही मज़ेदार वाली बात बताने वाली हूँ। क्या अभी तक आपने तीन सीख लिया ना, प्रेजेंट के 3 पैसिव सीखा, पास्ट के 3 पैसिव, लेकिन फ्यूचर के 3 पैसिव नहीं बनते हैं। आप बोलोगे मैम 4 पैसिव बनते हैं, बिल्कुल नहीं, 4 भी नहीं बनते हैं, बनते हैं सिर्फ 2। फ्यूचर के सिर्फ 2 पैसिव बनते हैं। कौन कौन से देखिए मैं बताती हूँ। एक तो इंडेफिनिट बनते ही है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट, जिसे आप सब सिंपल भी कह सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट। सेकंड आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, परफेक्ट बनते हैं। तो इसमें आपको 2 नहीं करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं करना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं करना है, सिर्फ 2 करना है, इंडेफिनिट और परफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे बताइए। इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसमें यूज करना होता है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट, विल के साथ आपको हैव का यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव भी बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ जो आपने ऑब्जेक्ट यूज किया ना, वो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को हीरो बना दोगे। अब यहाँ विल है, विल तो लगाएंगे। अब सब में क्या करते थे, किसी में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहने देते थे, किस में हम बीइंग का यूज करते थे, किस में हम बीन का यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो मैंने बी वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाया ना, बी, वॉज, वर, बी, वॉज, वर या फिर बीन और बी, ये चीज आपको क्लियर होने चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बी लगाएंगे।
विल के साथ बी लग जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसीलिए अब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हो, विल बी पहले से लगाते हो ना, तो विल बी के साथ दोबारा बी नहीं लगा सकते, विल बी के बाद बीइंग का भी यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। ओके तो विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर इसका पैसिव बनाओगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको विल हैव जो है आपका विल हैव यूज़ होगा ही, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिन का यूज़ करेंगे, जैसे हम परफेक्ट में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस हो गया सिंपल रूल हमारा। तो चलिए पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, गा गे गी होते हैं। जैसे उन लोगों को सजा दी जाएगी, उन लोगों को सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर उन लोगों यानी कि दे का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे उन लोगों यानी कि दे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, है ना, विल के साथ बी लगाते हैं। तो विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सजा यानी कि पनिश, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, दे विल बी पनिश्ड, उन लोगों को सजा दी जाएगी। तो जब भी आप विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे तो आप झट से समझ जाओगे कि वो कौन सा टेंस है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, इसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, आप लोगों यानी कि यू, और यू के साथ लगाएंगे विल बी, देना गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन मनी। सो हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल बी गिवन मनी, आप लोगों को पैसा दिए जाएंगे, लेकिन कौन पैसा देगा इसकी बात नहीं बताएं। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें बहुत पीटा जाएगा, लेकिन तुम्हें कौन पीटेगा ये आपने नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला तुम्हें पीटा जाएगा। तो हम बोलेंगे यू विल बी, बहुत पीटा जाएगा, यू विल बी बिटन, यू विल बी बिटन अ लॉट, यू विल बी बिटन अ लॉट, तुम्हें बहुत पीटा जाएगा। नेक्स्ट है दुकानें बंद नहीं की जाएगी, तुमने तो झूठ मूठ का अफवाह फैला दिया, दुकानें बंद नहीं की जाएगी। इस तरह के पैसिव वाले सेंटेंसेस अक्सर आप यूज करते होंगे। तो आप बोलोगे द शॉप्स विल बी, सॉरी नहीं है ना, विल नॉट बी हो जाएगा, विल नॉट बी क्लोज्ड। हमारा सेंटेंस हो गया द शॉप्स विल नॉट बी क्लोज, दुकानें बंद नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो आज यानी कि टुडे, हम बोलेंगे टुडे। इसका यूज आप लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे में भी कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। टुडे काम क्या हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाने काम हो रहा है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हम बोलेंगे टुडे English will not be taught। हमारा सेंटेंस हो गया टुडे इंग्लिश विल नॉट बी टॉट, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कौन गिरफ्तार करेगा इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम बोलेंगे उसे गिरफ्तार यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा विल ही बी अरेस्टेड, बी आपका स्टार्टिंग में नहीं आएगा, सिर्फ विल आएगा स्टार्टिंग में, बी आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पैसे कब भेजे जाएंगे। अब कब आ गया, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे ना, WH फैमिली वर्ड्स व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन विल द मनी बी सेंट। हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन विल द मनी बी सेंट, पैसे कब भेजे जाएंगे, पैसे कौन भेजेगा इसके बारे में नहीं पता है, तो ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट हो गए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को कर लिया है क्लियर। अब बात करेंगे परफेक्ट, परफेक्ट के बाद हम बात करेंगे मॉडल्स की, मॉडल्स के बाद हम बात करेंगे लेट की। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट का, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, मतलब कोई काम आने वाले समय में होगा, ऐसा वाला सेंटेंस। ठीक है, पार्सल भेजे जा चुके रहेंगे, पार्सल भेजे जा चुका रहेगा, मतलब अभी भेजा नहीं गया है, आने वाले समय में भेजा जा चुका रहेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे
पार्सल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, बोलेंगे द पार्सल विल हैव बीन, द पार्सल विल हैव बीन सेंट, द पार्सल विल हैव बीन सेंट, पार्सल भेजा जा चुका रहेगा। पैसे भेजे जा चुके रहेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस हमारा ऑब्जेक्ट चेंज है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? पैसे भेजे जा चुके रहेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे द मनी विल हैव बीन सेंट, द मनी विल हैव बीन सेंट, पैसे भेजे जा चुके रहेंगे। नेक्स्ट है तब तक काम पूरा किया जा चुका होगा। तब तक, जब आपके सेंटेंसेस में तक आ जाएगा ना, तब तक के लिए आप यूज करोगे बाय का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में अक्सर आते हैं तब तक, कल तक, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा तो तक के लिए आपको बाय का यूज करना है। तो तब तक काम पूरा किया जा चुका रहेगा तो आप बोलोगे द वर्क, द वर्क विल हैव been completed by then, तो हमारा सेंटेंस हो गया द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देन, तब तक काम पूरा किया जा चुका रहेगा। तक के लिए बाय, तब के लिए देन। ओके, नेक्स्ट है कुछ नहीं किया जा चुका रहेगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं किया जा चुका रहेगा, इसे इंग्लिश में आपको कैसे बनाने हैं? कुछ नहीं यानी कि नथिंग, कुछ नहीं यानी कि नथिंग, बोलेंगे नथिंग विल हैव बीन, नथिंग विल हैव बीन डन, नथिंग विल हैव बीन डन, कुछ नहीं किया जा चुका रहेगा, नथिंग विल हैव बीन डन। नेक्स्ट है उसे सजा नहीं दी जा चुकी रहेगी, उसे सजा नहीं दी जा चुकी रहेगी, इसे हम बोलेंगे he will not, he will not have been, he will not have been punished, he will not have been punished, उसे सजा नहीं दी जा चुकी रहेगी। नेक्स्ट है क्या काम पूरा किया जा चुका रहेगा, मतलब आने वाले समय में क्या काम पूरा किया जा चुका रहेगा, तो आप बोलोगे will the work, will the work been done, will the work been done, क्या काम पूरा किया जा चुका रहेगा। ओके, सॉरी यहाँ पर हैव होगा, हमारा सेंटेंस हो गया will the work have been done, क्या काम पूरा किया जा चुका रहेगा। नेक्स्ट है हमें क्या दिया जा चुका रहेगा, क्या का यूज बीच में हुआ है, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स व्हाट का यूज करना है। सो हमारा ये सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होगा, हम बोलेंगे, हमारा सेंटेंस हो गया what will we have been given, हमें क्या दिया जा चुका रहेगा। ओके, तो ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट थे। तो इसी के साथ हमारे टेंसेस वाले पेसिव क्लियर हो गए। बस आपको 8 स्ट्रक्चर याद करने हैं तो आप पेसिव सीख जाओगे। अब चलिए मॉडल्स वाले कुछ पेसिव करवा देती हूँ, क्योंकि मॉडल्स वाले भी पेसिव आते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होते, मॉडल्स वाले बहुत ईजी होते हैं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो भी आप बेसिक मॉडल्स की बात करोगे ना, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। जैसे बेसिक मॉडल्स क्या क्या हो जाते हैं, कैन, could, would, should, ये सब, मतलब और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो ये सारे जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, अगर ये सारे मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं पेसिव में, तो बस उसके साथ आप सिंपली लगा देना बी। ओके, कैन, कुड, वुड, शुड के साथ अगर कुछ भी आते हैं तो उसके साथ लगाएंगे बी। लेकिन अगर मान लो कैन हैव आ गया, ठीक है, कैन हैव आ गया, कुड हैव आ गया, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें एक्शन हो रहा और इसमें क्या लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। जब इसका पेसिव बनाओगे तो इसमें आपको बिन का यूज करना होगा, कैन हैव बिन, कुड हैव बिन। ओके, तो यही सारे रूल आपको अप्लाई करने हैं। जैसे राजू को भेजा जा चुका होगा, राजू को भेजा जा चुका होगा, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे राजू कैन बी सेंट,
राजू कैन बी सेंट, देखिए कैन के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। ये एक्चुअली में इसमें लगने चाहिए कैन, लेकिन हम लोगों ने लगा दिया बी। क्यों? क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, है ना। अगर एक्टिव बनाते तो राजू राजू भेजता है, राजू भेज सकता है, ऐसा सेंटेंस आएंगे। तो हम बोलेंगे राजू कैन सेंड, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारा सेंटेंस है राजू को भेजा जा सकता है, इसलिए राजू कैन बी सेंट। संजू को बुलाया जा सका, संजू कुड बी कॉल्ड। रोहित को एक सेब देना चाहिए, शुड का यूज करेंगे तो रोहित शुड बी गिवन एन एप्पल। रिया को पैसे दिया जाना है यानी कि पैसे कौन देना चाहता है, अपनी जेब से पैसे कौन निकालना चाहता है, कोई नहीं निकालना चाहता है। अगर मान लो मुझसे कोई पैसे मांग लेगा तो मैं क्या पैसे निकालने में तो थोड़ी कंजूसी दिखाऊंगी ना, मुझे मजबूरी में उसको पैसे देने पड़ेंगे। कोई भी अपना मन से क्या किसी को पैसे दे देगा, पैसे बांटते चलेगा नहीं। कोई आगे वाला मांग लिया तो मजबूरी में आपको देना पड़ा। तो यहाँ पे रिया को पैसे दिया जाना है तो मजबूरी में कोई दे रहा है, तो यहाँ यूज होना चाहिए हैज टू, और पैसिव बनाएंगे तो बी लगा देंगे। रिया हैज टू बी पेड मनी। नेक्स्ट है तुम्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए था। बोलेंगे देखिए भेजा जाना चाहिए था आ जाता है, यानी कि शुड हैव का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जब इसका पैसिव बनाओगे तो शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यू शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे सेंट टू स्कूल। यू शुड हैव बीन सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है रिया को खेलने दिया जाता था, पास्ट में दिया जाता था, तो हम बोलेंगे रिया यूज टू बी प्लेड। देखिए यूज टू के साथ बी लगा दिए, रिया यूज टू बी प्लेड, ओके। अब चलिए मॉडल वर्ब वाले आपको समझ में आ गया। जब भी कोई भी मॉडल वर्ब आएंगे उसका पैसिव बनाना होगा तो आप इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। चलिए लेट वाले देखिए। लेट में क्या है, लेट में कुछ नहीं, आपको जो टेंसेज आते हैं ना वो टेंसेज इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे मुझे जाने दिया गया, तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, गया गई गए, है ना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और यहाँ पर जाने कोई अलाउ कर रहा है यानी कि उसमें लेट का यूज होगा। सिंपली आपका सेंटेंस बनेगा आई वॉज लेट गो। जैसे आई वॉज गो आप यूज करते हो, उसके बीच में आपको लेट का यूज कर देना एज वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ओके। सो आई वॉज लेट गो, मुझे जाने दिया गया। नेक्स्ट है राजू को खेलने दिया गया। लेट एक वर्ब है, लेट का फर्स्ट फॉर्म भी लेट होता है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होता है और थर्ड फॉर्म भी लेट होता है, ओके। तो यहाँ पर जो भी वर्ब का चेंज होगा ना वो लेट में होगा और और किसी चीज में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जाने का काम तो हो रहा था लेकिन गो का गोन नहीं बना है, लेट ही हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल गया है, ठीक है। तो राजू को खेलने दिया जा रहा है, राजू इज बीइंग लेट प्ले। लेट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट है मुझे स्कूल जाने दिया जाएगा, आई विल बी लेट गो टू स्कूल, मुझे जाने दिया जाएगा। तो ये हमारे थे लेट के यूजेस। ये बस टेंस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं दिए हैं। जब आप टेंस सीख जाओगे तो आप इसे भी आराम से बना लोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो चार्ट है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। ये जो मैंने एक्टिव टू पैसिव आपको टेंस के अकॉर्डिंग करवाए, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, वही सब आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा होगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ जाते हैं तो आप कोई सा भी एक्टिव वाले सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। हम लोगों ने मॉडल्स, लेट और टेंसेस वाले पैसिव सीख लिए हैं। आई होप आपको सारे पैसिव वाले सेंटेंसेस समझ में आ गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।